Hello everyone, this is Shrima Vijay Bhavi. Welcome to my channel and I'm a NEET 2025 survivor. Yes, and ये जो आप सब कुछ implement कर सकते हो अपने पेपर्स में, that made me go from zero to hero in just 3 months of my preparation. तो जब मैंने ये सब एनालाइज़ किया, ये सारी गलतियाँ, और मैंने ये समझा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो मैंने अपने रैंक में, अपने मार्क्स में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा था बिफोर एवरीथिंग. तो आवर सीक्वेंस विल गो लाइक बायो, केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स. एक्चुअली आई एम थिंकिंग टू क्लब द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पार्ट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं वो दोनों में सेम ही होता है. जैसे न्यूमेरिकल, जिससे हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है, एक्चुअली मुझे भी बहुत लगता था, बट ये ट्रिक्स यूज़ करने के बाद क्या ईजी जाता था मुझे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में एक्चुअली मज़ा आने लगा था. तो हम पहले बायो से शुरुआत करेंगे, क्योंकि उनमें n नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और n नंबर ऑफ फिट्स टाइप होता है. तो सबसे ज़्यादा फियर्ड पार्ट इज़ असर्शन रीज़न पार्ट, राइट. असर्शन रीज़न एक ऐसा पार्ट होता है जो हम सबको बहुत डराता है और ऐसा लगता है कि भाई कितना है ये, कैसे सॉल्व करूँ. तो आई हैव कम अप विद एन ईजी ट्रिक फॉर इट. सो जैसे मेरे पास ये नीट का पेपर है, ये मेरा एक नीट का पेपर है जो 47 सेट आया था, और मेरे पास एक अपना इंस्टीट्यूट का पेपर है. इन दोनों में से जो जो क्वेश्चंस पॉसिबल है वो सारे क्वेश्चंस निकाल के मैं आप सबको दिखाऊंगी कि कैसे अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं बायो में और वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज़ असर्शन रीज़न. इन्हें सॉल्व करते समय एक जनरल इंस्ट्रक्शंस. फर्स्ट, रीड द असर्शन इंडिपेंडेंटली. सेकंड, रीड द रीज़न इंडिपेंडेंटली. और फिर जाके उन दोनों में संबंध जोड़ने का ट्राई करें. तो आप ऐसे मत करें कि भाई मैं पहले देख लेता हूँ कि इसका ये रीज़न लगता है कि नहीं. पहले से मत ट्राई करो, या अपने दिमाग से ये भी मत सोचो कि ये इसका रीज़न होगा ही या नहीं होगा ही. तो फर्स्ट डिटरमाइन वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स इंडिपेंडेंटली. अगर वो फॉल्स निकला तो आपको एक ऑप्शन तो पक्का मार्कअप हो जाएगा. और अगर दोनों भी ट्रू है ना, सो देन यू आर लेफ्ट अप विथ वो कैसे इसका रीज़न है या नहीं ये फाइंड आउट करना. तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है जहाँ पे दोनों भी करेक्ट थे. जैसे 100 क्वेश्चन, वो टेपिटम वाला क्वेश्चन, इट वॉज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल गोइंग ऑन, बट वो मेरा करेक्ट गया. तो इसमें मैंने क्या किया था, मैं दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़े इंडिपेंडेंटली. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, मैंने पहले स्टेटमेंट को राइट मार्क किया क्योंकि वो राइट था, सेकंड को भी राइट मार्क किया क्योंकि वो मुझे राइट लगा, और फिर जाके उन दोनों में मुझे संबंध जोड़ने थे, राइट, कि अभी ये दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है. तो उसके लिए मैंने क्या किया, दोनों के बीच में बिकॉज या देयरफॉर ये लगाया. तो मैंने ये लगाने के बाद जैसे मैं पढ़ती हूँ, द सेल्स ऑफ टेपिटम पोजेसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस. तो ये करेक्ट है. बिकॉज प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस इन टेपिटम इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द नरिशिंग द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल. सो ये सेंस बना मेरे लिए, ये इसका रीज़न है, ये मुझे लगा. क्योंकि जब बिकॉज लगाएंगे और बिकॉज के बाद ये जस्टिफाई कर रहा है रीज़न या असर्शन को, तो दिस इज गो विद दैट कि असर्शन इज रीज़न इज़ अ राइट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन. बट यहाँ पे एक आता है ट्विस्ट. यहाँ पे एग्जामिनर अपने को उल्लू बनाने को ट्राई करता है, क्योंकि वो कहता है भाई क्वेश्चन सॉल्व करना, अब ऑप्शन सॉल्व करने बैठ. क्योंकि क्या होता है पता है, ये लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस को उल्टा पलटा करता है. क्योंकि हमें आदत सी होती है कि फर्स्ट ऑप्शन इज असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दूसरा नॉट एक्सप्लेनेशन, तीसरा असर्शन रीज़न ट्रू. तो ऐसा वो सीक्वेंस अपने माइंड में हमारा होता ही है. तो हम क्या करते हैं, घाई घाई में फर्स्ट ऑप्शन मार्क कर देते हैं. नहीं, इसलिए ऑप्शंस भी पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना क्वेश्चन पढ़ना होता है. ओके, अभी नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा कि असर्शन और रीज़न को इंडिपेंडेंटली पढ़ने के बाद आपको क्या पता चला कि पहला ट्रू है, पहला फॉल्स है. अभी जैसे यहाँ पे एग्जांपल 139 था मेरे सेट में. यहाँ पे टिपिकल अनफर्टिलाइज एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मेच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल. ये मैंने इंडिपेंडेंटली पढ़ा, ये मेरा राइट क्या. नेक्स्ट, द एग अपैरेटस हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई. नहीं, 2 पोलर न्यूक्लियाई नहीं रहता है, एक ही पोलर न्यूक्लियाई रहता है उनमें. सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड. अगर मैं कह रही हूँ द एग अपैरेटस, पहले एग अपैरेटस में पोलर सेल्स नहीं होते. एग अपैरेटस इज मेड अप ऑफ ओनली सिनर्जिड एंड 1 एग सेल. तो एग अपैरेटस में 2 पोलर सेल्स नहीं होता. तो ये मेरा दिमाग क्लियर हो गया कि ये नहीं है. सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू. तो मैंने ढूंढ लिया, मुझे मिल गया कि ए इज़ ट्रू, आर इज फॉल्स. इसकी वजह से ना मैंने अंडरस्टैंड कर लिया कि मैंने इमीडिएटली अपने आंसर्स के पास पहुँच गई कि मुझे ये आंसर मार्क करना है. नेक्स्ट इज
अभी इससे मिलता जुलता सेशन रीजन के हाथ में हाथ डालता हुआ जाता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है पता है, यहाँ पे दे आर जस्ट आस्किंग अबाउट करेक्ट राइट। यहाँ पे तुमको नहीं पूछ रहा है कि भाई इन दोनों में क्या संबंध है, ये ढूंढो, ये इसकी बीवी है, ये इसका भाई है, नहीं, इनको बस ढूंढो, ये करेक्ट है ये रॉन्ग है, बस। तो इसमें यही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैंने कहा मेरे पास यहाँ पे 147 क्वेश्चन है जैसे स्टेटमेंट बेस्ड, यहाँ पे मैंने मार्क किया करेक्ट है, वो रॉन्ग क्यों है, अगर दूसरा स्टेटमेंट जैसे ये रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि वो सारा जो रामायण महाकथा कही है वो एनपीपी के लिए नहीं, वो जीपीपी के लिए है, मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन के लिए है, और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं है। सो ऐसे उसको मार्क करो कि वो रॉन्ग है, क्यों मार्क है, उसका एक छोटू सा रीज़न लिख दो, जैसे मैंने लिखा है कि यहाँ पे ग्रॉस है, ताकि जब भी आप रिव्यू करने आए तो यू अंडरस्टैंड कि भाई ये मैंने मार्क किया क्यों था, क्योंकि ये ग्रॉस के लिए था और एनपीपी के लिए नहीं था। तो उस टाइम क्या होता था, यू नीड टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स इन दैट स्टेटमेंट्स टू। तो यहाँ पे असर्शन रीजन में यही याद रखना है कि हमें अंडरलाइन करना है उन सारे बीच में के क्वेश्चंस के कीवर्ड्स को भी। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वी कम अक्रॉस इज एलिमिनेशन मेथड से हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट बेस्ड के एक टाइप होता है जहाँ पे हमें पूछता है कि ए एंड बी करेक्ट है, या ओनली बी करेक्ट है, या ओनली सी करेक्ट है। इन सब में ना क्या होता है, दिस इज़ वेरी नाइस। जैसे 136 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, कार्डियक एक्टिविटीज़ ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड बाय। तो मैंने देख लिया कि पहले के सारे जा रहे हैं, तो कभी कभी मैं क्या करती हूँ तो ऑप्शंस पहले पढ़ लेती हूँ, क्योंकि ऑप्शंस पढ़ने से तुम्हारा काम बहुत ईजी हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर ऑप्शन पढ़ा तो बस ऑप्शन 2 में डी ऑप्शन नहीं था, राइट, तो आप देख लो ऊपर, अगर वो क्वेश्चन में से डी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है ना, डन, तुम्हें आंसर मिल चुका है, दैट इज ए बी एंड सी ओनली। वैसे ही मैंने किया, मैंने देखा डी मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, जैसे मैंने सीधा आई विदाउट रीडिंग एनी अदर ऑप्शन आई लैंडेड अप विद द सेकंड एज द करेक्ट। ऐसे करके यू कैन एक्चुअली फाइंड आंसर्स इन सेकेंड्स, अगर आप ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़ लो तो। जैसे ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एक एग्जाम्पल मेरे पास जो है क्वेश्चन, सो 99 क्वेश्चन आप देख सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे देख लिया, पहले ऑप्शंस को देख लिया, ए बी, ए सी, बी डी। तो मैंने यहाँ पे जो कॉमन है जैसे बी है उसको देख लिया वो करेक्ट है कि नहीं, तो मैंने करेक्ट को देख लिया। अभी सी देखती हूँ करेक्ट है या रॉन्ग है, तो रॉन्ग है तो मेरा क्या करा, बी गया, बी सी वाले सारे ऑप्शंस गए और डी वाला ऑप्शन चला गया, तो आई एम लेफ्ट विथ ओनली ए एंड बी। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी समटाइम्स टू ओनली रीड द क्वेश्चन केयरफुली, समटाइम्स ऑप्शन भी आपको हिंट दे देता है। प्रोसेस मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग मतलब हम जिंदगी में टाके भिड़ा देंगे कि भाई ये तो उसकी बंदी है, वो तो उसका बंदा है, बट यहाँ पे हम फंस जाते हैं, हमको यही नहीं पता चलता, हम यही मैच नहीं कर पाते कि वो फर्स्ट था या सेकेंड था, और नीचे कंफ्यूज कर लेते इवन दो वी हैव मार्क्ड। ऊपर हम करेक्ट मार्क करते हैं, हम बच्चों जैसे लाइन से लाइन भिड़ाते रहते हैं और नहीं हो पाता। तो इस वजह से अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 103 क्वेश्चन है जहाँ पे मैंने उस करेक्ट वर्ड के सामने करेक्ट मैच लिखा है। जैसे फर्स्ट का थर्ड है, सेकंड का टू है, थर्ड का फर्स्ट है, फोर्थ का फोर्थ है, तो मैंने वैसे लिखा, तो मुझे नीचे ज्वाइन करने में भी इजी हो गया कि नीचे मैं इजीली 3 2 1 4 ऐसे करके निकाल सकती हूँ। सो आई नीड नॉट टू गो फ्रॉम स्क्रैच, फिर देखो लाइन से जो लाइन जोड़ो फिर देखो, नहीं, इससे ही एक इजीली आपका आंसर निकल जाता है। ओके, ये है नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। फिर आता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे 104 ये पेडिग्री वाला क्वेश्चन था। तो जैसे आप देख सकते हो पेडिग्री क्वेश्चन में मैंने लिख लिया है अच्छे से कि कौन सा डिसीज़ है, या जैसे मैंने इसको एक बार कैलकुलेट किया तो मुझे ऑटोजोमल लगा नहीं, तो मैंने इसको सेक्स रिलेटेड सेक्स लिंक्ड कर दिया, और फिर मैंने सब कुछ सॉल्व किया और फिर जाके मैंने एक आंसर पे लैंड अप हुई। तो वैसे उस पर ना आप डायग्राम में लिखने का ट्राई करो। और एक एग्जांपल मैं दूंगी, वो है मेरा ये आकाश के पेपर में से जो जहाँ पे मैं जाती थी, यहाँ पे भी एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। तो मैं क्या करती थी, इन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में मैं लिख देती थी सारे इसमें, जैसे मैंने यहाँ पे देख सकता हूँ, ये वहाँ पे भी लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे सब जगह लिख रखा है। मैं ऑप्शंस को उस टाइम उससे जोड़ती नहीं हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स करते समय, मैच द फॉलोइंग करते समय, लेबल करते समय आप ये सब करिए, सो दैट यू डोंट
और ज़बरदस्ती आप ऑप्शन को क्वेश्चन के साथ मैच ना करो, बल्कि तुम्हारे आंसर को ऑप्शन के साथ मैच करो। तो मैं यहाँ पे लिख लेती थी, फिर ढूंढती थी कि ये कहाँ पे है। इससे टाइम भी बचता है, एक्यूरेसी भी बढ़ती है। ओके, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज एनालॉग क्वेश्चंस। एनालॉग क्वेश्चन मतलब इसका इससे क्या संबंध है और उसका संबंध दूसरे का संबंध अब उसी संबंध से जोड़ो। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास पिग डेटा गिल्स है और फिर पेरीप्लैनेटा के बारे में पूछा है, तो मैंने यहाँ पे अंडरस्टैंड कर दिया कि भाई पिग डेटा का गिल्स दिया है, मतलब ये मॉलस्क है। मॉलस्क गिल्स क्या करता है? रेस्पिरेशन। तो पेरीप्लैनेटा का भी क्या पूछेगा? रेस्पिरेशन, और उसका आंसर क्या होगा? ट्रैकियल ट्यूब्स। तो आप एनालाइज करो ऑप्शन क्या कह रहा है, लिखो बाजू में वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, फिर आप अपने ऑप्शंस को मैच करने का ट्राई करो। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पे हम कवर कर चुके हैं। लास्ट ऑन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी डायग्राम क्वेश्चंस आते हैं, जैसे चेन रिएक्शन। भाई हमारी सोन साखली की, बचपन की सोन साखली भी ना छोटी होगी, बट इनकी रिएक्शन की चेन छोटी नहीं होती है। तो इसकी वजह से क्या करना है अपने को सारे के सारे प्रोडक्ट्स एक के बाद एक लिखना है आफ्टर एवरी रिएजेंट। ऐसा मत करो कि भाई मैं मेंटली कैलकुलेट कर लूँगी या कर लूँगा, नहीं होता। ये ऑर्गेनिक है भाई, मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ता है। जैसे मैंने 86 क्वेश्चन में दिखा रही हूँ यहाँ पे भी मैंने हर एक के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है वो बाजू में ड्रॉ किया है, और फिर जाके मैंने उसको ऑप्शन के साथ जोड़ के मेरे जो सेकेंड आंसर आया है। तो वैसा है चेन रिएक्शन में, हमेशा सारे रिएजेंट के साथ क्या आंसर आता है वो लिखना है, और फिर से क्वेश्चन भी पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन में दे मे नॉट आस्क कि फाइनल वाला ही ढूंढो। जैसे मेरे पास और एक क्वेश्चन है पेपर में से, दूसरे पेपर में से, कि यहाँ पे उन्होंने ना पूछा नहीं था कि फर्स्ट वाला है, माइनर है, मेजर है, कभी कभी और या बी है, ए वाला ढूंढना है या बी वाला ढूंढना है, क्योंकि वो बी तक दे देंगे और तुमको पूछेंगे बस ए निकालना है। तो ऐसे मत करो, ऐसे मार्क्स हम गवा बैठते हैं, कुछ भी नहीं करते हम, ऐसी सिल्ली मिस्टेक होता है। मिस्टेक सिल्ली नहीं होती है, तुम्हारी गलती होती है वो, जो ऐसी गलतियाँ मेरे वीडियोस देखने से सुधार सकती है। लाइक एंड कमेंट एंड शेयर विथ योर नीट फ्रेंड्स विथ दीज वीडियोस। सो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इज कमिंग विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, जिससे लगता है हमें सबसे ज़्यादा डर। ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके मार्क्स बढ़ाते हैं, और आई स्वेयर, पता है मैंने ये सारी जब ट्रिक्स डिस्कवर की ना खुद से, तब मुझे पता चला कि मेरे मार्क्स न्यूमेरिकल्स की वजह से फंस रहे थे, और इतनी इजीली मैं उन सबको गेन कर पा रही हूँ जब मैंने ये सब अपने गलतियों को सुधारा। कि गलतियाँ सुधारना एक अच्छी बात होती है, वो हमें करना चाहिए। सो हमें न्यूमेरिकल्स में क्या करना है, जैसे पर्टिकुलरली अगर मैं इसकी बात करूँ तो, केमिस्ट्री की बात करूँ तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 46 क्वेश्चन का एग्जांपल दिया है, जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया। अगर यहाँ पे ना हमें वैल्यूज़ होती है, वैल्यूज़ दी रहती है, उन वैल्यूज़ को बस अंडरलाइन कर दो या ऊपर उनकी वैल्यू लिख दो कि वो लैम्डा एम है, लैम्डा एम नॉट है, क्या है, मोलार है, लिमिटिंग मोलार है, वो सब लिख दो जो आप साइंस यूजुअली यूज़ करते हो वो, ताकि आपको पता चले कि गिवन डेटा क्या है। नीचे उसका फॉर्मूला लिखो हाथ से कि मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना है, और फिर उसमें वैल्यूज़ डाल के आराम से ठंडे दिमाग से उसको कैलकुलेट करके उसका आंसर निकालना है। तो ये मेरा सीक्वेंस था हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करने। इससे ना आपको बहुत मज़ा आएगा, पता है, क्योंकि जब आपको पता चल चुका है ना कि भाई क्या क्या दी गई है वैल्यूज़, उसके बाद इतना इजीली आपको आंसर आ जाएगा ना कि आपको खुद भी समझेगा कि इतना इजी क्वेश्चन था और मैं उसको कॉम्प्लिकेट करके बैठा था। ओके, ऐसे ही होता है। फिर नेक्स्ट इज 48 वाला क्वेश्चन, सेम मैंने फॉर्मूला लिखा है, फिर मैंने पहले बाद में हमको ये भी निकालना है कि ढूंढना क्या है हमें, क्योंकि हम क्या करते पता है, हम चलते कहीं और है, पूछा कुछ और है। ये गलतियाँ हमसे होती रहती है। तो हमें लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन पढ़ना है कि लास्ट लाइन में क्या लिखा है, कि वो क्या पूछ रहा है, वो बीच में वाला स्टेप पूछ रहा है, लास्ट वाला आंसर पूछा है, कौन सा रेशो पूछा है। कभी कभी दिया होता है रेशो अलग और ऊपर के हिसाब से हम निकाल लेते हैं अलग। सो हमको वो देखना पड़ता है कि रेशो कौन सा इसमें से है, हमें पूछा कौन सा गया है, वो लॉन्गेस्ट है, शॉर्टेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें याद रखनी पड़ती है इस वक्त में। अभी अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूँ, केमिस्ट्री भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, सेम मैच द फॉलोइंग, सेम जैसे बायो का है वैसे ही है। यहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा
इंडिविजुअली टिक करना पड़ेगा, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन और असेंडिंग और डिसेंडिंग क्वेश्चन, तो वहाँ पे भी अपने को मार्क करना है कीवर्ड। डिक्रीजिंग एसिडिटी पूछी है, इंक्रीजिंग एसिडिटी पूछी है, बेसिसिटी पूछी है, जैसे मैंने 75th क्वेश्चन रखा है यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया डिक्रीजिंग एसिडिटी। तो उसके हिसाब से साइंस को भी देखो, कभी कभी उल्टा कर देते हैं साइंस वो लोग, तो वो साइंस को भी देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम जैसे मैंने कहा मैच द फॉलोइंग, जैसे हमने बायो में यूज़ किया था वैसे ही केमिस्ट्री में यूज़ किया है, करना है, वही पैटर्न है सॉल्व करने का। एक 85th क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, क्योंकि एलिमिनेशन से इतना जल्दी आंसर आ जाता है ना कि मज़ा ही आता है, क्योंकि बस एक गिवन डेटा से आपको पूरा आंसर आ जाता है। पता है यहाँ पे डेल्टा एच इज इक्वल टू -74.8 किलो जूल्स दिया है, तो -7 है, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इतना तो पता चल चुका है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट ऊपर प्रोडक्ट नीचे, क्योंकि तुमको एनर्जी निकाल के प्रोडक्ट तक पहुँचना है। एक ट्रांजिशन स्टेट होता है, ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँचने वाली एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम द रिएक्टेंट टू वहाँ तक। इतना सब आइडिया मेरे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ती हूँ। अभी मैंने डायग्राम देख लिया, एंडोथर्मिक वाली सारी निकाल दो। एंडोथर्मिक मतलब जब रिएक्टेंट नीचे है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट के ऊपर है। तो फर्स्ट वाला निकल चुका है, थर्ड वाला निकल चुका है, मैंने एलिमिनेट कर दिया। 74.8 क्या दिया था, रिएक्शन, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, और जो फोर्थ ऑप्शन में दिया है वो है एक्टिवेशन एनर्जी, और वो हमको नहीं चाहिए, वो दी नहीं है हमें, तो हमें गिवन डेटा के हिसाब से सेकंड आंसर होगा मेरा। तो ऐसे एलिमिनेशन करके ना डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो सकते हैं, बस एक गिवन डेटा, और वो डेटा जो है वो आपको जल्दी से क्लिक होना चाहिए। उसके लिए आपको अपना हैंड आई कोऑर्डिनेशन पेपर में यूज़ करना है। ऊपर चलते हुए फ़ैन को, बाहर घूमते हुए कुत्ते को नहीं ध्यान देना, उस पर पेपर पे ध्यान देना है। अपना पेपर के साथ जो कम्युनिकेशन है वो बिल्टअप करो, उसके साथ भले ही दोस्तों के साथ या दूसरों लोगों के साथ वाइब ना मैच हो, अपने रिलेटिव्स के साथ वाइब ना मैच हो, तो बट तुम्हारी वाइब तुम्हारे पेपर्स के साथ 101% मैच होनी ही चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिज़िक्स के लिए भी सेम है बट एक चीज़ बताऊँ मैं फिज़िक्स के लिए, लास्ट लाइन पढ़ो। लास्ट लाइन सबसे इंटरेस्टिंग होती है फिजिक्स में। कभी कभी लास्ट लाइन आपको पूरा आंसर दे देती है, पता है कि आपको कुछ और देखनी है, बस ऑप्शंस पढ़ो, लास्ट लाइन पढ़ो, आपको आंसर्स आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक दिखा रही हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा था पता है उन्होंने नीचे पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू। हमारे दिमाग में ना ये होता है कि भाई हमें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, हम आइंस्टाइन की औलाद है, हमने 10,000 बुक से हज़ारों क्वेश्चन किए, लाखों क्वेश्चन किए, और मुझे पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछता है, मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखूंगा। नहीं, बट वो पूछ क्या रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लास्ट की लाइन पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पढ़ा और फिर मैंने क्या किया, +Q -Q और Q1, ये इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने वो वाला आंसर यहाँ पे मार्क कर दिया, वो जो बॉक्स किया है वो आंसर है। जैसे 24th वाला क्वेश्चन अभी और एक दिखाऊंगी, वहाँ पे पूछा उन्होंने एक्सेस चार्ज सप्लाइड के लिए। तो वहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना, एक आंसर आप निकालोगे ना, एक आंसर भी ऑप्शन के साथ मैच होना शुरू होता है, बट वो नहीं होता है आंसर, फाइनल आंसर नहीं, वो बस एक पार्ट का आंसर होता है जो अपना लास्ट का आंसर अपने ऑप्शंस के साथ मैच करता है। बट ऑलवेज रिमेंबर, अपने माइंड कैलकुलेशंस मत कीजिए, हाथों से कैलकुलेशन करना प्रेफर करिए, क्योंकि आप आइंस्टाइन की औलाद नहीं हो ना मैं थी, तो मैं अपने हाथों से सब कुछ लिखा करती थी, सो दैट आई एम 101% श्योर कि यही आंसर है। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे हाथों से अपने सारा सॉल्व किया है, यहाँ पे 200 माइक्रोकूलम भी मुझे आंसर आ चुका है, और वो ऑप्शन में दिया था, मैं हरीली वो कर सकती थी, बट वो मैंने नहीं किया। लास्ट तक पढ़ा, ऑप्शन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, लास्ट की लाइन में एक्स्ट्रा चार्ज पूछा था, तो मैंने 1000 को 200 से माइनस करके 800 ऐसा आंसर निकाला। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज इट डिपेंड्स ऑन, भले ही हम अपने इंस्टिंक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, भले ही हम अपने डेली वर्ल्ड में चल रहे अनरियल चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, बट यहाँ पे इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट किस पे डिपेंड करता है, या कोई और वैल्यूज़ किस पे डिपेंड करती है, ये पूछा जाए ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला लिखा करो। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने जल्दी से मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला लिखा, IAN, और IAN लिख के I इज़ करंट, A इज़ एरिया, N इज़ नंबर ऑफ टर्न्स। अभी हम होते हैं घाई में, हमको जल्दी से पेपर सॉल्व करना है, बाहर निकलना है, अपने दोस्तों से मिलना है, नहीं करना है हमें ऐसे। हम अपने पेपर पे ध्यान रखो।
वो सारी चीज़ों को पढ़ो, सारे ऑप्शंस को पढ़ो, क्योंकि लास्ट में बोथ ए एंड बी या ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज ऐसा ऑप्शन दिया रहता है। तो उनको रीड करके आप यू कैन एंड अप विथ अ मिस्टेक और ब्लंडर कि भाई मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं, मैंने लास्ट तक पढ़ा ही नहीं, सारे ऑप्शंस पढ़े ही नहीं और मैंने पहला मार्क कर दिया जोश जोश में। तो ऑप्शंस रीड करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जब भी आप डायग्राम सॉल्व करो ना, जैसे 25th क्वेश्चन में जैसे मैंने एक डायग्राम देख लिया ना, उस डायग्राम में ना मैं सारे डेटा को मेंशन करने का ट्राई कर रही थी, उसको देख कर ही मैं सॉल्व करती थी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें जैसे आप इस क्वेश्चन में भी देख सकते हो, जैसे मैंने पहले बोला सारे फॉर गिवन को अंडरलाइन करना है और फिर जो निकालना है उसको भी अंडरलाइन करना है, फिर जाके ही लास्ट में मैं एक आंसर के साथ लैंड अप होती हूँ। तो जब भी डायग्राम हो ना, डायग्राम के साथ ही डायग्राम में ही सॉल्व करने का ट्राई करो। ओके, सो दैट मेक्स योर वर्क ईजियर, क्योंकि तुम्हें डायग्राम दी गई और डायग्राम नहीं दिया हो ना तो कोई भी क्वेश्चन पढ़ो, उसका जल्दी से डायग्राम या फॉर्मूला इन दोनों में रूपांतर कर दो। उसके बाद क्या होगा पता है, तुम्हारा रैपो विद द क्वेश्चन एक बहुत अच्छे लेवल पे बॉन्ड होना शुरू हो जाएगा। ओके, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व मैथ्स द फॉलोइंग में। मैंने जैसे कहा सेम गाइडलाइंस टू बी फॉलोड। ओके, इम्पॉर्टेंट फिजिक्स में क्या होता है पता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में ये कभी कभी बहुत छोटी छोटी चीज़ों में तुम्हें फंसाने का ट्राई करेंगे। मतलब पूरी राम कथा A to Z सब सेम होगा, बस एक वर्ड को छोड़ के, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया। यहाँ पे भी मैंने थर्ड फोर्थ को एलिमिनेट कर दिया। द कपल इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस। तो फर्स्ट सेकंड को अगर क्वेश्चन ऑप्शंस को आप पढ़ो ना अच्छे से, तो बस एक वर्ड डिफरेंट है, दैट इज डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो जब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, तो एक चीज़ करो, उसको डायग्राम में कन्वर्ट कर दो, वो क्या बोलने का कोशिश कर रहा है, फिर जाके आप उस ऑप्शंस को देख लो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो मैंने डायग्राम बनाया है, डायग्राम के बेसिस पे आई हैव लैंडेड अप कि इट एक्ट्स ऑन अ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। और फिर एनसीईआरटी पढ़ना भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के एनसीईआरटी को इग्नोर मत करो, आप मत करो कि भाई फिजिक्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स और कुछ नहीं आता न्यूमेरिकल्स को छोड़ के। नहीं बॉस, बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियरेंस आपका एनसीईआरटी से होगा, ये आई प्रॉमिस के लिए। मैंने भी एनसीईआरटी पढ़ी है फिजिक्स की है, दैट हैज हेल्प मी अ लॉट, आई लिटरली टेलिंग अ लॉट। तो बहुत सारे जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन से ही आता है। सो इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू डू इट। अगर आपको नहीं भी आ रहा है, आपको कॉन्सेप्ट याद है, डायग्राम बना लो, फॉर्मूला लिख लो और फिर आप चेक कर सकते हो उसे। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन राइट योर पेपर। थोड़ा सा चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। नाउ वी कम अप टू अ पार्ट ऑफ वीडियो दैट इज़ नोन एज PTR। PTR इज़ पॉइंट्स टू बी नोटेड और पॉइंट्स टू रिमेंबर। PTR ट्राइड एंड टेस्टेड है ये सारे। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज रीड द ऑप्शंस एज वेल एज द क्वेश्चन करेक्टली। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हम ऑप्शंस ही नहीं पढ़ते हैं अच्छे से। भले ही तुम क्वेश्चंस को इंटरप्रेट कर लो, क्वेश्चंस भले ही अच्छे से सॉल्व कर लो, बट हम ऑप्शंस को पढ़ने की रॉन्गली पढ़ने की वजह से हम एक ब्लंडर करके बैठते हैं। सेकेंड इज मार्क द कीवर्ड्स। इनकरेक्ट कहाँ है, करेक्ट कहाँ है, ट्रू है, फॉल्स है, क्या कहा है वो निकालना है। थर्ड, इलुस्ट्रेट व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। अगर वो क्वेश्चन क्या कहने का ट्राई कर रहा है वो देखो। अगर आपको क्वेश्चन उस टाइम के लिए नहीं आ रहा है, उस पर लिख के रखो कि आई वॉज थिंकिंग दिस, मुझे लगता है कि ये ऐसा होगा, ये ऐसे होगा, मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ। फिर जाके जब आप रिव्यू करने आए ना वो क्वेश्चन, तब उस पर आपको उस टाइम आपको ईज आउट हो जाएगा कि भाई मैं ये सोच रही हूँ तो मैं ये ट्रैक करके देखती हूँ, फिर आएगा कि नहीं देखते। फिर द नेक्स्ट इज अंडरलाइन द गिवन डेटा। डेटा को अंडरलाइन करो, गिवन है वो लिखो, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला में सारे वैल्यूज़ इनपुट करो, आंसर्स को बॉक्स सर्कल अंडरलाइन करो, ताकि आप जितनी भी काचड़ी गुचड़ी करो उसमें से आपका आंसर स्टैंड आउट हो, कि वो बोले जोर से भाई मैं वो आंसर मुझको टिक करने का है तुझको। ये नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर, फोर्थ पॉइंट टू रिमेंबर इज ट्राई टू एलिमिनेट ऑप्शंस। ऑप्शंस पढ़कर कभी कभी आपको समझ आता है कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, वो सारे को मार्क करो, ये रॉन्ग है ये राइट है, और फिर जाके क्वेश्चन पढ़ो कि वो करेक्ट है रॉन्ग है कह रहा है, फिर जाके आप अपने आंसर्स पे लैंड अप हो। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट योर हैंड, माइंड एंड योर पेपर।
यार ये तीनों का कॉम्बिनेशन इज़ द बेस्ट डिवाइन। ओके, तो आपको अपने दिमाग को, अपने हाथ को, अपने पेपर को, तीनों को कोऑर्डिनेशन में रखना है। अपना रैपो विद द पेपर बिल्टअप करना है। आप अपनी वाइब मैच करनी है पेपर के साथ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीचेक योर, नाउ लैंड अप विद द नेक्स्ट एंड सेकेंड लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो इज़ द रीचेक योर आंसर। रीचेकिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप सही आंसर पे मार्क हुए हो कि नहीं। नेक्स्ट इज आपने वही लिखा है कि नहीं जो क्वेश्चन पूछ रहा है। और भले ही आप कह रहे हो मेंटली कैलकुलेट करके कि भाई करेक्ट है रहने दे, नहीं, उसको आप फिजिकली पेपर पे उतारो, लिखो कि ये आंसर है, ये लगता है, और फिर ही आप अपना ऑप्शन मार्क करो। द लास्ट एंड द कंक्लूडिंग पार्ट इज कि आप सबको रीड द लास्ट सेंटेंस ऑफ द क्वेश्चन। लास्ट सेंटेंस पढ़ने के बाद ही आप रीचेक करो और फिर जाके ऑप्शंस मार्क करो, फिर बबल करो। एंड हियर आई एंड ऑफ दिस वीडियो गाइज। मुझे पता है आप सब ये कर सकते हो, अगर मैंने ये किया है तो आप सब भी कर सकते हो, बिकॉज यू ऑल गाइज आर वेरी 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 इंटेलिजेंट एंड वेरी क्यूट, आई नो। तो आई होप एवरीथिंग इज वेल एंड ये सारे ट्रिक्स यूज़ करके आपको क्या इम्प्रूवमेंट दिखी ये कमेंट बॉक्स में मुझको ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी अपने एरर्स नील कर पाए। ओके, टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।